अस्सलाम वालेकुम। हम आज कुछ ऊप के ना कॉन्सेप्ट्स को एक जल्दी से रिवाइज करते हैं और इस दफ़ा हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ देखेंगे। इससे पहले जो हमने किया था वो हमने थ्योरेटिकली इसको कवर किया था, तो उसमें मेरे ख्याल कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय की। इसी को हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, बहुत सी चीज़ें सीखनी है हमने इस क्लास से। वही कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं ना, अब आप देखिएगा यहाँ पे कैसे यूज़ होंगे। सबसे पहले मैंने एक इस क्लास में एम्प्लॉय का एक नंबर है जिसको मैं कहता हूँ EMP नंबर, हम कह देते हैं इंट EMP नंबर। ये इस क्लास में हमने एक सिर्फ वेरिएबल बना दिया। अब ये क्या, इस वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं। मैंने जस्ट ये लिखा है एम्प्लॉय E, इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बन गया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं E.EMP नंबर ये एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, इसको लेट से कोई वैल्यू असाइन करता हूँ यहाँ पे, तो ये नहीं कि इसने ना असाइन की, इसने कहा कि ये जो है ना EMP नंबर इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी डेटा मेंबर के साथ हम एक्सप्लिसिटली कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज करते, इसे क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक पब्लिक फंक्शन को बनाते हैं, इसको हम क्या देते हैं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो होता है सेटर गेटर का, कि हमने ऐसे फंक्शन बना देते हैं जिससे हम प्राइवेट डाटा को कोई वैल्यू असाइन करते हैं या उसकी वैल्यू को रीड करते हैं। तो सेटर गेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेट और गेट इसके फंक्शन से पहले आता है, इसके नाम से पहले। सो इस केस में ये EMP नंबर है, तो हम एक बनाते हैं वॉइड सेट EMP नंबर, ये एक फंक्शन होगा। और एक बनाएंगे गेट। तो गेट जो है, क्योंकि वो नंबर रिटर्न कर रहे हैं, तो जिस टाइप का वो नंबर होगा हमें वही टाइप यहाँ पे यूज़ करनी है रिटर्न टाइप के तौर पे। अब सेट करने के लिए हम कोई यूज़र से इनपुट लेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं E, तो EMP नंबर इज इक्वल टू, या इसको हम N कहते हैं, ज़रा रेलिवेंट रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन में रिटर्न EMP नंबर। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम इधर देखें इसको यूज नहीं कर सकते ना नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, E.set EMP नंबर 4, और C आउट में मैं लिख देता हूँ E.get EMP नंबर। तो जो भी नंबर मैंने सेट किया होगा वो इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसने 4 प्रिंट कर दिया। इसको ज़्यादा रेलिवेंट करने के लिए हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, एंटर EMP नंबर, और यहाँ पे हम Cin में एक नंबर ले लेंगे, टेम्प नंबर, इसको मैं कह रहा हूँ इन टेम्प नंबर। इसमें नंबर आ जाएगा और वो नंबर फिर हम असाइन कर देंगे इसको, इसका फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, टेम्प नंबर असाइन कर दिया। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय नंबर दिस। तो अब ये ज़रा एक रेलिवेंट एग्जांपल बन गई ना, कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको कुछ वैल्यू दी है। ठीक है, एंटर एम्प्लॉय नंबर, और फिर एम्प्लॉय नंबर हमने डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, अब ये ऐसे ही है जैसे हम जो एम्प्लॉय E हमने बनाया ना, ये ऐसे ही होता है जैसे हमने लिखा है इंट N, और फिर हमने N इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू की है। ये अभी हमने ये वाला काम किया है, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। एक और चीज़ भी तो होती है, इंट N इज इक्वल टू 5, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। अगर हम ये काम करना चाह रहे होंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम एक काम ये भी करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू सेट नहीं करता तो फिर इसमें पहले से क्या वैल्यू पड़ी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है ना, तो फिर हमें कंस्ट्रक्टर में इस वैल्यू को पहले रिमूव करना है। यहाँ पर तो चले 0 ही पड़ी हुई है बाय डिफॉल्ट। अब कंपाइलर्स कर देते हैं, वरना हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर उसी नाम का होता है जिस नाम की क्लास होती है, और इसमें आके हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं, जैसे कि 0, या हम बाजू का दी जा सकते हैं। कुछ जगहों में हम ऐसे करते हैं अपने कोड में ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट -n वैल्यू देते हैं किसी आईडी वगैरह को, अगर वो असाइन नहीं है तो
तो यहाँ हमने -1 वैल्यू दे दी, तो अब अगर वैल्यू -1 है इसका मतलब है ये असाइन नहीं हुई भी। अच्छा, अब हमने दूसरा केस देखना था इनिशियलाइजेशन वाला। पहले हमने ये देख लिया कि हमने जब एम्प्लॉय ई किया और सेट नंबर किया, ये ऐसे ही जैसे कि हम वेरिएबल में ये काम करते हैं। तो दूसरा केस जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा वाला होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम। इसमें हम स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग की मैं एरे नहीं यूज़ कर रहा, मैं कंप्लीट जो स्ट्रिंग क्लास है ना उसको यूज़ कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए हमारा। string.h है या स्ट्रिंग है, हम देख लेते हैं अभी। ये नेम, यहाँ पे हम नेम को इक्वल करेंगे एम्प्टी के, ब्लैंक, और नेम, या इसको हम कहते हैं फिलहाल एन ए हम बाय डिफ़ॉल्ट शो करेंगे। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, नेम। अच्छा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने पैरामीटर्स देने हैं। तो एक काम मैं और यहाँ पे करूँगा कि एम्प्लॉय EMP नंबर, अगर मैं वही नाम रख दूँ जो कि हमारे डाटा मेंबर्स के नाम है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हमारा जो कंपाइलर है कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी नेम है और ये भी नेम है, और इस फंक्शन के अंदर तो ये वाला नेम ज़्यादा यूज़ हो सकता है, एक्सेसिबल है। तो वो हो सकता है इसी नेम के वेरिएबल को अपने ही इक्वल कर दे। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हम यूज़ करना चाहते हैं ये वाला नेम, हम चाह रहे हैं कि जो डाटा मेंबर है वो यहाँ पे यूज़ हो, तो इसको मेक श्योर करने के लिए हम दिस डॉट लिख सकते हैं। तो दिस बेसिकली एक पॉइंटर होता है। दिस पॉइंटर क्या करता है, क्या दिस ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसके अंदर करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पड़ा होता है। तो अब जब हमने ये काम कर लिया ना, अब इसको हम वैसे कंपाइल करके चेक करते हैं कि ये कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। पॉइंटर, सॉरी, हाँ, दिस पॉइंटर होता है, तो इसमें एरो लगाना पड़ता है। जब पॉइंटर की बात हम करते हैं ना, तो हमें एरो यूज़ करना पड़ता है। ओके, चलें, इसमें मसला नहीं आया। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस कोड को मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसको भी रिमूव करते हैं। अब हमने इसके अंदर ही पैरामीटर्स देने हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नंबर दे देंगे 23 और नाम दे देंगे अली बिलाल। और अब हमारे पास एक फंक्शन था ये वाला सेट एम्प्लॉय नंबर के लिए। चलो फिलहाल सिर्फ एम्प्लॉय नंबर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसका नाम डिस्प्ले करवा देंगे। तो देखिए ये इसने डाटा ले लिया। अब हमें जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं ना, सबके मेंबर फंक्शन लाने पड़ते हैं। जैसे कि सेट एम्प्लॉय नंबर था, सेट नेम हो जाएगा, गेट नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेम रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, इसको एनी कहते हैं और इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ हम यहाँ पे गेट नेम कर देंगे। तो देखिए अभी तक हमने देखा है कि यहाँ हमने स्ट्रिंग करना था इसको, कि हम कैसे एक क्लास बनाते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर किस तरह बनाते हैं, फिर सेट और गेट मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं। हाँ सॉरी, ये ऊपर देखिए एम्प्लॉय नंबर और नेम दोनों डिस्प्ले हो गए। अब हम ये अलग अलग नहीं करते, बाज़ों का हम एक आसान सा फंक्शन बनाते हैं प्रिंट एम्प्लॉय का। वो क्या करता है, वो दोनों चीज़ें डिस्प्ले कर देता है। तो हम इस खप से बच जाते हैं कि हम जो है नीचे जो है ना मेन में आके गेट करके फिर उसको प्रिंट करवाएं। तो ये सारा काम यहीं पे हो जाता है। EMP नंबर, यहाँ पे EMP नंबर आ जाएगा और यहाँ पे, अच्छा हम यहाँ पे मेथड भी कॉल कर सकते हैं, गेट नेम भी कॉल कर सकते हैं, तो वो इसको कॉल कर लेगा। और सिंपल ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी फ़ायदा होता है बाज़ों का गेट नेम कॉल करने का, क्योंकि बाज़ों का हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशंस वगैरह की होती है ना। तो एनीवेज हम इस पे वापस आते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ई के नाम से और ई डॉट प्रिंट कर लिया। तो देखिए हमने थोड़ा सा और काम को आसान कर लिया। क्लासेस का ये फ़ायदा है, मेन में जो है ना कोड आपका क्लीन होता चला जाएगा। इसी चीज़ को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आउटपुट आ गई।
इनकैप्सुलेशन क्या होती है? सारे कोड को एक कैप्सूल में आपने बंद कर दिया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों मेथड्स हैं। प्राइवेट डाटा हम यूज़र को एक्सेस नहीं करवाते, पब्लिक मेथड्स के ज़रिए हम प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। दो तरह की चीज़ें आपने देख ली, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, सेटर गेटर्स देख लिए, और हमने कुछ एक मेथड बना के देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, जितने भी हम एम्प्लॉय बनाएं हम चाहते हैं कि उसका एक रिकॉर्ड रहे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक कांस्टेंट डाटा मेंबर बना लेते हैं। कांस्टेंट डाटा मेंबर याद रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि एक एम्प्लॉय जो है उसको जो नेम मिले वो कांस्टेंट, एम्प्लॉय नंबर मिले वो कांस्टेंट हो जाए, वो दोबारा कभी चेंज ना हो सके। तो यहाँ मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ एम्प्लॉय नंबर के साथ। अब क्या होगा, अब इसको रन करके देखते हैं कि इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं कि नहीं। पहले ही एरर आ गया, उसने कहा यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं मिल सकती इस जगह पे। इसको हम क्या करते हैं, इससे हम कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। कांस्टेंट मेंबर जब भी आप बनाएंगे ना उसको आपने यहाँ पे वैल्यू देनी है, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट मेंबर होता है, आपको याद होगा जब हम कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं इंट n, तो उसको उसी वक्त वैल्यू देनी होती है। आप ये नहीं कर सकते कांस्टेंट बना के उसके बाद n = 5 करें। तो कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे अगर आप वैल्यू देते हैं ना तो ये उसी वक्त उसको वैल्यू असाइन कर देता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम नहीं दे सकते। अब इसको रन करते हैं। ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। ये बाज़ों का इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि कांस्टेंट डाटा मेंबर को वैल्यू कैसे असाइन की जाएगी। अच्छा देखें ना, सेट वाले पे मसला आ गया। अब सेट एम्प्लॉय नंबर हम यूज ही नहीं कर सकते, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ गेट कर सकते हैं हम। क्यों नहीं सेट कर सकते? क्योंकि वो कांस्टेंट है ये। तो आपको समझ आई? जब हमने कांस्टेंट बनाना है तो हम उसको इनिशियली शुरू में ही वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद वैल्यू सेट नहीं कर सकते उसकी। और मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट के जरिए उसको हमने डाटा देना है, वैल्यू देनी है, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट। देन एक और चीज़ है कि हम स्टैटिक इंट एम्प्लॉय काउंट या टोटल एम्प्लॉयज़ ये बना लेते हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ मैंने काउंट करने हैं तो मैं कैसे करूँगा? और स्टैटिक का मतलब क्या होता है डाटा मेंबर के रेफरेंस में? स्टैटिक डाटा मेंबर जो है पूरी क्लास के लिए एक बनता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेन में मैंने एक एम्प्लॉय बनाया, फिर मैंने एक और एम्प्लॉय बनाया E1 E2, अब 3 एम्प्लॉयज बन गए ना। तो XYZ इसको हम क्या देते हैं 2, इसको 3, इसको 1। तो अब हर ऑब्जेक्ट बनने के बाद एक काउंट ऐड होता चला जाए। ये काम हम कैसे कर सकते हैं? और एंड पे मैं प्रिंट कर सकूं इसको, स्टैटिक मेंबर को, टोटल एम्प्लॉयज में देख भी सकूं कितने हो गए। तो अगर हम स्टैटिक बना देंगे ना इसको और कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको ऐड करते चले जाएंगे, इस कंस्ट्रक्टर में भी इसमें भी, क्योंकि दोनों में से कोई भी कॉल कर सकता है यूज़र। तो इसको हमने ऐड कर दिया और इनिशियली जो इसकी वैल्यू है हम एज्यूम करें 0 ही होगी। अच्छा, अब हम नीचे आएंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर हमें एक प्रिंट में ना, मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ फिलहाल, कि जब भी हम यूज़र प्रिंट करें ना वो बता दे कितने एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल एम्प्लॉयज़, तीन एम्प्लॉयज बनाए, उसके बाद हमने प्रिंट किया था। वन एग्जिट स्टेटस, ये कहाँ से आ गया? तीनों को कमेंट करके देखते हैं लाइंस को। अच्छा, स्टैटिक में थोड़ा सा एरर आया है। अगर हम सिर्फ स्टैटिक बनाते हैं और उसको रन करके देखते हैं, अब एरर नहीं आया। इसको वैल्यू असाइन करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनता है तो इसको, हाँ यहाँ पे एरर आ गया ना। एक काम करते हैं, स्टैटिक को हम वैल्यू दे देते हैं, स्टैटिक मेंबर को। इसके लिए हम लिखते हैं
टोटल EMPS, उससे पहले हम लिखेंगे एम्प्लॉय कॉलन इक्वल टू 0। इनिशियली हमने इसको 0 करना है। देखते हैं कि इससे काम होता है या नहीं, इसमें भी मसला है। इंट करके देखते हैं। हाँ, इसने कर दिया ना। असल में ये इसका तरीका होता है, जो स्टैटिक मेंबर है ना आपका क्लास का, उसको आपने इनिशियली कहीं पे एक इनिशियल वैल्यू देनी होती है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस तरह से हमने इसको वैल्यू दी तो इसने इसको इनिशियलाइज कर लिया, स्टार्टिंग वैल्यू इसकी मिल गई इसको। अब हम इसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एक एम्प्लॉय, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इन तीनों को हम प्रिंट करते हैं। अब देखिए, एक एम्प्लॉय बनाया, प्रिंट किया, सेकंड एम्प्लॉय बनाया, उसको प्रिंट किया, फिर थर्ड। तो देखिए, फर्स्ट एम्प्लॉय बना, प्रिंट हुआ टोटल एम्प्लॉयज 1, सेकंड एम्प्लॉय बना, प्रिंट हुआ टोटल एम्प्लॉयज 2, और तीसरा एम्प्लॉय बना तो टोटल एम्प्लॉयज 3। तो ये होता है स्टैटिक डाटा मेंबर का फायदा। ये एक क्लास के लिए सिर्फ एक बनता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं स्टैटिक वॉइड गेट टोटल एम्प्लॉयज, या इसको प्रिंट हम जस्ट करवा लेते हैं, टोटल एम्प्लॉयज नाम जो है ना जरा देख के हमने रखने होते हैं। गेट का मतलब होता है रिटर्न करना, तो हम कहेंगे प्रिंट। अब देखिए, किसी भी वक्त पे हमें e.print जो है उसमें हम ये निकाल देंगे। अब मैंने जब भी एम्प्लॉयज प्रिंट करने होंगे ना, जिस तरह फर्स्ट एम्प्लॉय के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि कितने एम्प्लॉयज हैं टोटल, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय क्लास का नाम डॉट टोटल डॉट प्रिंट टोटल एम्प्लॉयज। याद रखिएगा, जो नाम होगा या स्कोप होगा, देखते हैं इसको। अब देखिए, जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है ना, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्लास के नाम से उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। देखिए, एम्प्लॉय और स्कोप, इसे बोलते हैं, दो कॉलन होते हैं, दो दफा इसे बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इससे पता चलता है कि ये प्रिंट टोटल एम्प्लॉयज किसका फंक्शन है, एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन है। तो इसी को मैं कहीं और यूज कर लेता हूँ फंक्शन को। अब तीनों एम्प्लॉयज बनने के बाद प्रिंट करता हूँ मैं। तो अब देखिएगा, तीनों एम्प्लॉयज के बाद वैल्यू 3 प्रिंट होगी, टोटल एम्प्लॉयज 3। तो हमने काफ़ी कुछ देखा है अभी। एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम सेट कर रहे हैं नेम या नहीं, कोई एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट वाला। इस फंक्शन को मैं कॉन्स्ट कह देता हूँ, कॉन्स्ट। और अब मैं करता हूँ इसको, इसमें करता हूँ एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 1। कॉन्स्ट एम्प्लॉय एज दिस आर्गुमेंट। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल नेम यूज करते हैं, पासिंग कॉन्स्ट एम्प्लॉय एज दिस आर्गुमेंट डिस्कार्ड्स क्वालिफायर। अच्छा देखिए, यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया? जब हम किसी फंक्शन को कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के ब्रैकेट के बाद कॉन्स्ट लिख देते हैं, तो अब इसके अंदर हम एम्प्लॉय नंबर, सॉरी एम्प्लॉय नंबर तो वैसे ही कांस्टेंट है, हम इसको कर देते हैं नेम। लेकिन ये भी ठीक था वैसे, एम्प्लॉय नंबर भी हम सेट नहीं कर सकते, तो हम डाटा मेंबर्स को सेट नहीं कर सकते अब। ठीक है, अब हम डाटा मेंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मतलब है कि इसके अंदर डाटा मेंबर्स चेंज नहीं हो सकते। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो प्रिंट करना है या गेट वाले मेथड्स हैं, उनको हम कॉन्स्ट डिफाइन कर देते हैं कि ये कांस्टेंट होंगे, इसके अंदर चेंज नहीं आ सकता। इसका फायदा पता है क्या होता है? जब आप कोडिंग करते हैं तो बाज़ औक़ात आपके ना कोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कहाँ पे जाके वैल्यू चेंज हो रही थी, जिसकी वजह से फाइनल आउटपुट गलत आ रही है। तो आपने जिन जगहों पे वैल्यू चेंज नहीं होनी होती, आप वहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू चेंज ना हो सके। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर तो देखा है, डिस्ट्रक्टर नहीं देखा। डिस्ट्रक्टर को हम लिखते हैं, अव्वल तो उसका यूज बहुत कम है, इससे पहले हम टिल्डे साइन लगाते हैं, ये होता है टिल्डे साइन। इसके अंदर आप आमतौर पे मेमोरी वगैरह फ्री करते हैं, लेकिन इस केस में तो हमारा कोई
कुछ है नहीं तो हम डिस्ट्रक्टर वैसे ही बना लेते हैं ब्लैंक। यहाँ हम प्रिंट करा सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। यहाँ पे ना सी आउट में आप कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो इससे पता चलेगा कितनी दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो 3 दफा कॉल होना चाहिए। तो एंड पे देखिए 3 दफा आया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अच्छा, अब देखिए हम मेथड्स को ना हम इसकी ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट का मेथड बनाया था ना, अगर हम इसी मेथड को कोई एक आर्गुमेंट दे दें कि यहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर लिखा हुआ है इसकी जगह हम कोई कुछ और लिखना चाहते हैं, या एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर को चेंज करते हैं। जस्ट हम एक काम करते हैं ना, इसको चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। स्ट्रिंग प्रीफिक्स, हम इस एम्प्लॉय नंबर के साथ उससे पहले ना कोई प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं, तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें प्रीफिक्स है। अब देखिए 2 फंक्शन सेम नाम के हैं लेकिन आर्गुमेंट डिफरेंट है। एक में आर्गुमेंट है ही नहीं और एक में आर्गुमेंट है। इस प्रीफिक्स को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बस ये इससे पहले शो हो जाएगा इसके साथ। अब यहाँ से मैं प्रिंट का फंक्शन है ना, इसमें मैं इस वाले में प्रीफिक्स भेज देता हूँ। वो होगा हम कोई डिपार्टमेंट का नाम सोच लेते हैं, ऑप्स ऑपरेशन के लिए और डेव डेवलपमेंट के लिए। तो अब देखें, इससे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने थ्योरेटिकली तो देखा था, अभी हमने प्रैक्टिकली इसको करके देख लिया। तो अब देखें कि एम्प्लॉय नंबर ऑप्स ऑपरेशंस के लिए और डेव 2, और जब नहीं लिखा था तो नॉर्मल प्रिंट हुआ था 1। ठीक है, इसके साथ डैश भी डाल दे तो ये ज़्यादा एक मीनिंगफुल वो देगा सेंस। अच्छा, यहाँ तक हो गया, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। अभी एक और छोटी सी आपको बता देता हूँ कि हम बाज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि इस फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है प्रिंट वाला, इसको हम यहाँ पे सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन देते और इसको डिफाइन बाहर करते। यानी मैं इसको चाहता हूँ कि सिर्फ अंदर इसकी डिक्लेरेशन हो और ये डिफाइन हो बाहर, तो मैं ये चीज़ हटा दूंगा यहाँ से। अंदर सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन होगी, जो कि एक नीट एंड क्लीन तरीका होता है काम करने का। लेकिन उसके बाद ना हमें फंक्शन के नाम से पहले ये लगाना पड़ता है एम्प्लॉय और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो बताता है कि प्रिंट फंक्शन ये इस एम्प्लॉय क्लास का है। इसने एरर दिया क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन एक रह गया है। ठीक है, तो देखें सब ठीक चल पड़ा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जब ये सारी चीज़ें हो गई तो हम इसके बाद ना, मेरा ख्याल है यहाँ तक अभी मैं करता हूँ, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना दूंगा इसी तरह ही। आप मुझे बताइएगा कि इस तरह से समझना आपके लिए इजी है या नहीं। इसमें हमने ऊप की काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली देखे हैं। ठीक है, फीडबैक दीजिएगा लाजमी।